हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट और राजनीति में एक और घमासान। यह अलग बात है कि इस बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का अभी तक शेयर बाजार पर कोई खास असर नहीं पड़ा। सत्र समाप्त होने की वजह से संसद में हंगामा भी नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्ट में सेबी चीफ माधवी बुच पर जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मामले में सरकार से सीधे सीधे 3 सवाल पूछे और जेपीसी जांच की मांग की। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों पर देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की साजिश का आरोप लगाया। तो आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर ही करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देख लीजिए आप सियासी वार पलटवार। हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है? लॉर्ड सोरोस का। ये महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? Why is Chairperson Madhavi Buch not resign? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible, or is Mr. Adani responsible? भाजपा का आरोप है कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और हिंडनबर्ग ये साथ मिलकर काम कर रहे हैं। Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this. ये देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। ये लोग देश के दुश्मन हैं। बिंदुवार तथ्यों के आधार पर कुछ आरोप लगे हैं, उनका जवाब बिंदुवार तथ्यों के आधार पर दीजिए। आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मैं आपका परिचय कराती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भाटी जी, जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन जी और साथ ही विनीत बोलंजकर मार्केट एक्सपर्ट हैं, वो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी होंगे। सुधांशु जी, बीजेपी सिरे से साजिश कहकर इस रिपोर्ट को खारिज कर रही है। मुझे 3 वजह बता दीजिए क्यों देश को ये रिपोर्ट खारिज करनी चाहिए। हाँ, पहली वजह यह है कि हिंडनबर्ग को खुद सेबी की तरफ से नोटिस दिया गया है कि आपने जो आरोप किए हैं वो आरोप आप सब्सटेंशिएट करिए इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो हिंदी में कहावत होती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर उन्होंने उस नोटिस का जवाब दे दिया होता पॉइंट बाय पॉइंट, लॉजिकल, लीगल, रिबटल, यानी तकनीकी और कानूनी जवाब दे दिया होता, फिर वो कहते तो समझ में आता है। जवाब तो दिया नहीं, उल्टा उन्होंने इस प्रकार का आरोप लगाना शुरू किया। दूसरा, जो हमारे मित्र लोग हैं, कम से कम हिंडनबर्ग का वो आरोप पढ़ तो ले, वो क्या बोल रहा है कि साहब 10 साल पहले ऐसा 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 हुआ था, कभी कोई चीज जिसका वो कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं। जो कंसर्न पर्सन है उन्होंने इस बात को टोटली रिफ्यूट कर दिया। तीसरा कारण यह है, हिंडनबर्ग एक कंपनी है जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग करती है। जब जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयर खरीदे, और आपको पता हो, दर्शकों को जिनको ना पता फॉरवर्ड ट्रेडिंग ये होती है कि मैंने आज एक शेयर खरीदा और मैं 1 हफ्ते बाद बेचूंगा, मगर मुझे दाम वही पे करने पड़ेंगे जो आज हैं। अगर 1 हफ्ते में उसके दाम बढ़ के 100 से 120 हो गए तो कंपनी को फायदा क्यों? कंपनी को 120 नहीं 100 रुपए देने। अगर इस बीच में दाम गिर गए और वो 100 से 50 पे आ गए तो मुझे फायदा है, क्योंकि कंपनी को 100 देने, भले ही शेयर 50 है। हिंडनबर्ग ने फॉरवर्ड ट्रेडिंग की कि नहीं बोलिए? अडानी के शेयर खरीदे कि नहीं? और खरीदने के बाद यह रिपोर्ट निकाली, और इसका संज्ञान यूएस के कोर्ट्स ने भी लिया था, और उनके रिपोर्ट निकलने से गड़बड़ नहीं होता। यहां बजट सत्र से ठीक पहले वो रिपोर्ट आई थी जनवरी 2023 में, और खूब हल्ला मचाया गया, और जब शेयर धड़ाम से नीचे गिर गए तुरंत हिंडनबर्ग ने शेयर सेल कर दिए।
तो ये करोड़ों रुपए कमाए, इसमें बिजनेस वाला भी एंगल दिखता है। और दूसरी मैं एक और बात कह दूं जी, पिछले 2-3 सालों से हर संसद सत्र से पहले कोई ना कोई विदेश से रिपोर्ट कैसे आ जाती है। अभी ये भी सत्र के दौरान आई, इनकी पिछली रिपोर्ट जनवरी 23 से पहले आई थी, उससे पहले आप याद करिए रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट कभी आ जाएगी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी ठीक संसद सत्र से पहले आई थी। किसानों के बारे में कमेंट भी संसद सत्र के दौरान आया था। ग्रेटा थनबर्ग का बयान भी संसद सत्र के दौरान आया था। तो हम ये पूछना चाहते हैं, ये 7 समुंदर पार बैठ के कौन से लोग हैं जो उधर से सुर मारते हैं और इधर से ताल बजती है और भारत के अंदर अव्यवस्था और आर्थिक अराजकता उत्पन्न करने का, बवाल उत्पन्न करने के लिए दसियों लोग आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए यहां पे सिर्फ ये बात कर, जो खुद जांच के दायरे में हो। ठीक है सर, वो आपने पॉइंट वाइज मैंने 3 बजे आपसे पूछी और आपने वो गिना दिया कि क्यों ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट और 2.0, क्योंकि 1 जनवरी 2023 में आई थी और अब ये नई रिपोर्ट लेकर आ गए, इसको खारिज किया जाना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, फिर विपक्ष जो है इस पर जेपीसी बिठाओ, इस पर भरोसा आप कैसे कर सकते हैं? विपक्ष कैसे भरोसा कर सकता है इस पर, बताइए 3 पॉइंट। रोमाना जी, सुधांशु जी भाई बड़े अच्छे इंसान हैं। इन्होंने कहा हिंडनबर्ग को नोटिस दिया, इन्होंने कहा रिफ्यूट कर दिए चार्जेस इन्होंने कहा मैं आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ। क्या अडानी देश है? नहीं है। क्या अडानी अर्थव्यवस्था है? नहीं है। क्या अडानी आज की डेट में भारत की सरकार है? नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ अडानी नहीं है तो फिर अडानी को बचाने के लिए इतनी तत्परता क्यों है भारतीय जनता पार्टी की? नंबर 1। और नंबर 2, अगर हिंडनबर्ग या हमारी सरकार के विपक्ष के नेता इंडिया अलायंस के, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया कि ये सब लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो मेरी चुनौती है सुधांशु त्रिवेदी जी को कि यहां से उठें और हम सब के खिलाफ और हिंडनबर्ग के खिलाफ एक FIR करें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। अगर हम आपराधिक षड्यंत्र में हैं तो, हिंडनबर्ग आपराधिक षड्यंत्र में हो तो एक FIR करिए और हिंडनबर्ग को खींच के मंगाइए वहां से। हमारे ऊपर जब किसान आंदोलन होता है तब हमारे ऊपर विदेशी टूल किट का आरोप लगा दिया जाता है। हिंडनबर्ग को ये लोग कहते हैं वो राक्षस है, हम भी कहते हैं मान लीजिए वो राक्षस है, लेकिन जब बोफोर्स रेडियो, स्वीडिश रेडियो बोफोर्स का आरोप लगाता है तब वो स्वीडिश रेडियो, विदेशी रेडियो संत हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो भाई ये 2 नियम तो नहीं चलेंगे ना। मसला यहां पर हम हिंडनबर्ग के समर्थक नहीं है, हिंडनबर्ग के समर्थक हो आप, क्योंकि आप अराजकता का आरोप लगा रहे हो, आप कह रहे हो कि ये सारी बातें हैं। हमारा ये कहना है कि सेबी में जो सवाल उठे हैं, जो माधवी बुच पर सवाल किए गए हैं और जो हिंडनबर्ग ने पॉइंट वाइज कहा गया है कि हाँ इन्होंने मान लिया है इस बात को, उस पर आपको जांच में आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मेरी समझ से बाहर बात है कि अडानी आपके मामा लगते हैं, अडानी आपके नाना लगते हैं, या अडानी देश होते हैं, या अडानी क्या है जो पूरी भारत सरकार का इकोसिस्टम अडानी को बचाने पर लगा हुआ है। अडानी को अपना बचाव खुद करने दीजिए। ठीक है। तीसरी बात, महत्वपूर्ण आखिरी बात है सुधांशु जी के लिए आखिरी बात। अडानी ने कहा था कि साहब ये बेसलेस है, मैं इनके ऊपर मुकदमा करूंगा यूएस के कोर्ट में। अडानी से मैं, सुधांशु जी चूंकि अडानी के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, वैसे तो हमारे सम्मानित राज्यसभा सांसद हैं, इन्होंने ये बताएं क्या आज तक अडानी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ अमेरिका या हिंदुस्तान में कोई FIR की है? अगर वो इतनी बड़ी इनको केक गिराने की साजिश रच रहा है अडानी, तो इनके खिलाफ, हिंडनबर्ग के खिलाफ FIR अभी तक क्यों नहीं? क्यों डरते हैं? क्या कायर है भारत? ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली। आइए सुधांशु जी जवाब दीजिए। बिल्कुल, पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। पहली बात, सुरेंद्र राजपूत जी को जानकारी होनी चाहिए कि FIR से पहले का दौर होता है कि दूसरे को नोटिस दिया जाए और वो जवाब दे। नोटिस ही का जवाब नहीं किया। तीसरा, ये अडानी का प्रतिनिधि कौन बन के बैठा हुआ है? ये तेलंगाना सरकार ने अभी हजारों करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया अडानी को कि नहीं? अडानी को सबसे बड़ा पावर का कॉन्ट्रैक्ट पिछले 1 साल में राजस्थान सरकार ने दिया 60,000 करोड़ रुपए का, अशोक गहलोत की सरकार ने। आए मत करिए भाई, और सैकड़ों एकड़ जमीन दी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बेंगलोर में थे, जब उनसे अशोक गहलोत के साथ फोटो दिखाई गई तो राहुल गांधी ने कहा, अरे अब सुनिए पूरी बात। अब आप बोल रहे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अरे मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, अभी सुनिए मेरे भाई। 16,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया छत्तीसगढ़ ने माइंस का। अरे पूरी बात, आप देखिए, डिस्टर्ब नहीं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। मैंने नहीं बोला था,
और केरल की सरकार ने, जहां से वो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी दिया पोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट। महाविकास अघाड़ी ने दिया पोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट। आपकी 5-5 सरकारें दे के बैठी हैं, और अगर इतना गलत है क्यों नहीं कैंसिल कर रही हैं? ये रिश्तेदारी कौन निभा रहा है? मामा चाचा वाला कॉन्ट्रैक्ट हम देते चले जाएंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि कंपनी गड़बड़। अब मैं कंपनी अडानी को छोड़िए, आपका सिर्फ उससे मतलब नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने से मतलब है। मैं दर्शकों से कहता हूं, सिर्फ 1.5 साल पहले ये कहते थे एलआईसी डूब गया, क्योंकि एलआईसी में सबसे ज्यादा आम मिडिल क्लास का पैसा लगा हुआ है। आज एलआईसी ने पिछले क्वार्टर में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो ऑल टाइम हाई है। फिर इन्होंने हल्ला मचाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब गया। सही। स्टेट बैंक में सबसे ज्यादा खाते हैं भारतीयों के। स्टेट बैंक ने पिछले तिमाही में 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो कि ऑल टाइम हाई नहीं है। प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर रिलायंस से ज्यादा प्रॉफिट स्टेट बैंक का है। फिर इन्होंने कहा एचएएल डूब गया। और राजपूत जी, एचएएल ने 29,000 करोड़ का रेवेन्यू पाया है 2023-24 में, जो ऑल टाइम हाई है। तो पहले एलआईसी पे अटैक, फिर एसबीआई पे अटैक, फिर एचएएल पे अटैक, और अब से भी पे अटैक। यानी भारत की अर्थव्यवस्था के हर आधार पर अटैक। और एक बात मैं रोमाना जी और कहना चाहता हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है। यूनियन कार्बाइड के साथ ये 1984 में खड़े थे, वॉरेन एंडरसन को भगाया था। उसके बाद बोफोर्स के साथ ये खड़े थे, हॉविट्जर के साथ ये खड़े थे, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ ये खड़े हुए थे, चेक पिस्टल्स वाली कंपनियों के साथ ये खड़े हुए थे, बीबीसी के साथ ये खड़े होते हैं, हिंडनबर्ग के साथ ये खड़े होते हैं। और राहुल गांधी भी एक विदेशी कंपनी में काम कर चुके हैं, ब्रिटिश कंपनी, जिसका नाम था बैकऑप्स। और मैं पूछना चाहता हूं, ये विदेश में जितने भी भ्रष्टाचार के एजेंट आते हैं, वो इन्हीं की पार्टी से रिलेटेड क्यों आते हैं? वॉरेन एंडरसन, ओटोवियो क्वाट्रोची, गाइडो हेस्के, क्रिश्चियन मिशेल। ये कौन सा रिश्ता पुराना है विदेशी कंपनियों से कि भारत की ही कंपनियों पे, चाहे देशी हो चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, उन्हीं पे निशाना है। मैं चुनौती से कहता हूं, कभी कांग्रेस ने किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला हो तो बताइए। हमने विपक्ष में रह के स्वदेशी मूवमेंट चलाया, और सत्ता में रह के हमने मेक इन इंडिया चलाया। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए, चाह क्या रहे हैं? बाजार को बर्बाद करना चाह रहे हैं क्या? मतलब 2023 में अभी जिसका जिक्र सुधांशु जी कर रहे हैं, एलआईसी, एसबीआई, एचएएल, और अब सेबी चेयरमैन का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा, यही कहे जा रहे हैं। जैसे हम कपूत नहीं है जो भारत, हाँ जी जी, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों जैसे कपूत नहीं है जो कि हमारे अपने बाजार को, हम लोगों ने देश बनाया, हमने अर्थव्यवस्था बनाई, हमने 1760 करोड़ को 44 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाई। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे विदेशी एजेंट नहीं है। सुधांशु जी, आप एक चीज को समझ लीजिए, अगर अडानी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, अडानी कोई देश का दुश्मन नहीं है। अगर क्या नाम राजस्थान में दिया गया, नियम सम्मत दिया गया। अगर छत्तीसगढ़ में दिया गया, नियम सम्मत दिया, बिल्कुल देंगे हम। अरे सुनिए ना, और हम अब अगर तेलंगाना में भी देंगे, अगर व्यापारी को देंगे तो देंगे, व्यापारी को अपने सर पे नहीं बैठाएंगे, प्रधानमंत्री की पीठ पे, कंधे पे हाथ नहीं रखने देंगे अपने, हम क्या नाम अपने प्रधानमंत्री के। हम इस तरीके के नहीं है कि प्रधानमंत्री जाएं और 3-3 दिन अडानी के घर में जाकर के, जब वो मुख्यमंत्री थे, 3-3 दिन उसके लड़के की शादी में रुके। हमारे यहां का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोई नहीं रुकता है। एक बात। दूसरी बात रही जो आप बात करते हैं, तो देश के दुश्मनों के साथ मिलकर के काम करते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आप मूल रूप से कोई जांच नहीं कराना चाहते। क्या ऑफशोर कंपनियों में यह सच नहीं है कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? आप बताएंगे? विनोद अडानी हिंदुस्तान क्यों नहीं आ रहा? क्या भारत की सरकार इतनी कायर और निकम्मी है कि हिंडनबर्ग को अभी तक वो लोग क्या नाम एफआईआर तक नहीं कर पाए? आज की बात आप कर रहे हैं, नोटिस जुलाई में दिया गया था, अभी अगस्त हो रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, अब तक एफआईआर क्यों नहीं? और जो उन्होंने मानहानि की बात करी थी 1.5 साल पहले अडानी ने, जो आपके आज की डेट में नूरे नजर हैं आदरणीय सुधांशु जी, वो अभी तक एफआईआर या क्या नाम यूएस के कोर्ट में कोई मुकदमा क्यों नहीं दाखिल कर पाए हैं? और आप आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ अडानी को बचाने के लिए इतने आतुर क्यों हैं? आप बताएंगे 20,000 करोड़ किसके हैं, वो आप बताएंगे। आप बताएंगे जो ऑफशोर मतलब नूरे नजर बीजेपी के हैं, और आंखों का नूर जो है वो आपके भी अडानी बने रहते हैं जहां जहां पर आपकी राज्य सरकारें हैं। लेकिन वहां के लिए मापदंड ये कि हम जो कर रहे हैं वो सब बिल्कुल सही है, लेकिन जहां बीजेपी की एंट्री हो जाती है तो वहां पर बीजेपी के वो नूरे नजर हो जाते हैं। अब इतने आरोप लगा दिए, मुझे अन्य मेहमानों को भी रुक करना है, लेकिन उससे पहले बस 30 सेकंड बहुत संक्षेप में जवाब दे दीजिए यहाँ पर, क्योंकि सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत ने हमला बोला।
सुधांशु जी। बस हाँ, बस मैं एक ही लाइन में कह देता हूं। देखिए, एक तो मैं बहुत दर्शकों ने देख लिया कि इन्होंने स्वीकार कर लिया कि इनकी सरकारों ने जो किया वो बिल्कुल सही था, और दिल्ली में कहते हैं कंपनी गलत है। इन्होंने प्रक्रिया पर नहीं उठाया, कहा कंपनी गलत है, तो बहुत साफ हो गया कि ये नफे नुकसान के तराजू पे तौलकर भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और मैं सीधी एक बात और कहना चाहता हूं, ये पिछले चुनाव में ही तो एक ऐसा दौर आया था जब 7 समंदर पार बैठे हुए एक धन कुबेर ने कहा, जॉर्ज सोरस ने, कि मैंने $1 बिलियन रखा हुआ है मोदी की सरकार को हटाने के लिए। मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं, यदि कोई ऐसी शक्तियां जो एलानिया कहती हैं 1 बिलियन रखा है, तो वो कैसे करते हैं वो सबको समझ में आता है। और अभी सुनिए, सुरेंद्र राजपूत जी ज्यादा मत बोलिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन नटवर सिंह जी की अभी डेथ हुई है उनकी किताब है वन लाइफ इज नॉट एनफ, उसमें पढ़िए जाके किस ढंग से अमेरिकन लोगों का मनमोहन सिंह सरकार में पूरा इन्वॉल्वमेंट था। और सुनिए, भाषा का ख्याल रखें, नाना चाचा मामा ससुर की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। आराम से सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। आप तो बड़े आराम से शायराना अंदाज में अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं ना, ऐसे मत बोलिए। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। वो तो सुधांशु जी की शराफत है कि उन्होंने अभी तक इस पर आपको टोका नहीं है। लेकिन सर, इसका मतलब ये नहीं कि आप लगातार बढ़ते जाएं आगे। चाचा मामा नाना ससुर पर अब आप पहुंच गए। प्लीज सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपको टोकना, प्लीज नहीं, ऐसी भाषा बिल्कुल नहीं। अभी बताता हूं, ऐसी भाषा एक मिनट रोमाना जी, अब एक लाइन तो बोलनी पड़ेगी, और शांति से, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। अरे सुनिए सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी पार्टी के तो चाचा सद्दाम हुसैन थे, बोलकर रिपोर्ट में सद्दाम हुसैन से सीधा पैसा लिया कांग्रेस ने। नटवर सिंह को इसी पे इस्तीफा देना पड़ा था 2006 में। भूल गए कौन था, किसका चचा पता लगता है। ठीक है। और सुनिए, नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि मनमोहन सिंह सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ना होने पाए, अमेरिका चाहता था। आपके फॉरेन मिनिस्टर ने लिखा है, सभा में नहीं बोल रहा हूं, औकात था तो अनाज तेल के बदले था, अनाज तेल के बदले था। और सद्दाम हुसैन हमारा ही नहीं, आपका भी चचा था। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूं। आपका भी चचा था। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर, यहाँ पर अभी जॉर्ज सोरोस का नाम आ गया है ना, और हम सब जानते हैं जॉर्ज सोरोस मतलब ये जो हिंडनबर्ग वाला मामला है, इसमें मुख्य निवेशक हिंडनबर्ग के जॉर्ज सोरोस, और जॉर्ज सोरोस कितनी खुले तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखालिफ हैं, उनका विरोध करते हैं, तो किसी से छिपा हुआ नहीं है ना सर। ऐसे में हिंडनबर्ग, जिसको लेकर क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह, सवालिया निशान लगता है, और आज तो जिस तरीके से बाजार ने रिएक्ट किया है, और हम सब जानते हैं बाजार सेंटिमेंट से चलता है, मतलब बाजार ने भी सिरे से खारिज कर विपक्ष को जवाब दे दिया। धन्यवाद रोमाना जी। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले तो सुधांशु भाई जो बोल रहे थे कि कोई एविडेंस नहीं, 3 आपने कारण पूछे क्यों नहीं होनी चाहिए, तीनों कारण उन्होंने बहुत खोखले दिए। एविडेंस की बात अगर करते हैं, देखिए देश का जब काली कमाई यहाँ से करके भ्रष्टाचार करके फंड्स को साइन ऑफ किया जा रहा है, स्पाइन ऑफ किया जा रहा है, उसके बाद वो पैसा देश के वापस लाया जा रहा है अलग अलग तरीके से, और देश के मिडिल क्लास का पैसा, गरीबों का पैसा जो स्टॉक मार्केट में लगा है, वो कमाई जो लगी हुई है, उस कमाई का अगर अपोजिशन उसके लिए सवाल उठा रहा है, तो आप ये कहेंगे उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। और बड़ी ताज्जुब की बात है, क्यों नहीं होनी चाहिए? जब आप पहली 3 जेपीसी देख लीजिए, अभी उन्होंने खुद ही बोला जेपीसी पहली बिफोर्स की हुई, वो भी किसी विदेशी एजेंसी के द्वारा वो कहा गया कि भाई वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ, और आपने वो जेपीसी करी। उसके बाद 2 मार्केट से रिलेटेड हुई, चाहे वो केतन पारिक का हो या हर्षद मेहता को, दोनों जेपीसी, पहली 3 जेपीसी तीनों ही इस केस से रिलेटेड एक तरह से रिलेटेड है, उस तरह की जेपीसी हुई, बिल्कुल बाजार से रिलेटेड है। तीसरी बात, अगर आप इतना खुद एसबीआई की जो चेयरमैन है वो खुद ये सेबी की जो चेयरमैन है वो खुद ये कह रही हैं कि मैंने 2017 में उनके पास वो उनके फंड्स थे, और वो जगह अगर फंड्स थे और वो उसी टाइम पे उस एजेंसी की चेयरमैन भी थी, तो खुद वो कॉन्ट्राडिक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफिसर जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है उसको खुद वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। तो खुद इस बात में साफ हो रहा है कि उनका उस पद पे रहना बिल्कुल निष्पक्ष नहीं रहता, और पारदर्शिता और इकोनॉमी अगर दोनों साथ नहीं चलेंगे। प्रदीप जी रुकिए ताकि दर्शक समझ तो सके ना। आपने यहाँ पर एक सांस में इतने आरोप लगा दिए, मुझे लगता है जरा सा विनीत बोलकर जी का रुख करते हैं, मार्केट एक्सपर्ट है, और उनसे समझते हैं यहाँ जो बात कही जा रही है कि साहब जो सफाई दी है माधवीपुरी बुंच ने, उसके जरिए कहीं ना कहीं उन्होंने आधी बात मान ली है। विनीत जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो आरोप लगे वो आधी बात मान रही है यहाँ पर माधवी,
या सिरे से माधवी जी ने जिस तरीके का जवाब दिया है उससे तो जो उन पर आरोप लग रहे थे उसको उन्होंने खारिज कर दिया है? विनीत जी, देखिए, मैं थोड़ा सा अलग दायरे से बात करूंगा। सारे तथ्य स्टार्ट से मैं प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है। देखिए, हिंडनबर्ग ने जो नोटिस निकाला ना, उनका जो डिस्क्लेमर है उसमें लिखा हुआ है कि हम शॉर्ट पोजीशन लेते हैं और फिर हम रिपोर्ट निकालते हैं। और इंडिया में अगर आप पोजीशन लेके उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए रिपोर्ट निकालते हैं ना, तो ये फ्रंट रनिंग होती है और दिस इज क्लासिफाइड एज मैनिपुलेशन ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पे एक मैनिपुलेटर है जो हिंडनबर्ग है, और भारत में ये अपराध है, ये कानूनी अपराध है। ठीक है। तो हिंडनबर्ग कानूनी अपराध करके आप फिर रेगुलेटर को क्वेश्चन करते हो कि आप गलत काम कर रहे हो, कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो। और जब इन्होंने सारे डिस्क्लोजर्स दिए हुए हैं, उनके सारे डिस्क्लोजर्स पब्लिक डोमेन में है, और इन्होंने जो आरोप लगाए उसके खिलाफ पॉइंट बाय पॉइंट रेब्यूटल 3 जनों ने दिए, 3 कंसर्न पार्टीज, अडानी ग्रुप, माधवी बुच एंड मिस्टर धवल बुच और IIFL 360। इन्होंने सारी चीजें लेआउट किया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सारा का सारा हो हल्ला, राजीव रंजन जी, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का वही खेल पुराना कि कोई भी हो बहाना, सरकार पर है निशाना साधना। अब देखिए, विपक्ष को ये तय करना है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह करने की अनुमति दें, या वो जिस तरीके से हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने की बात या तीसरी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प है उसके साथ वो खड़े दिखें। एक बात बिल्कुल साफ है कि जो सेबी का नोटिस है, उस नोटिस में कुछ चीज़ें तो बहुत ही क्लियर है। एक तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है कि आप एक रिपोर्ट आप बनाते हैं और 2 महीने पहले आपने वो किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट को उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी, उनको एक्सेस था उस रिपोर्ट का, और आपका एक अघोषित करार हो जाता है कि जो भी प्रॉफिट आप करेंगे शॉर्ट सेलिंग से उसका 30% वो हिंडनबर्ग को वो देंगे। और बाजाप्ता किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट ने उनको $4 मिलियन दिए और लगभग $1.5 मिलियन उनको और दिया जाना है। लेकिन उनके इतने पैसे कमाने की वजह से $153 बिलियन जो मार्केट वैल्यू था अडानी समूह का, वो स्वाहा हो गया। तो देखिए, ये कितना, और ये अमाउंट उसके मुकाबले कम दिखता है, लेकिन एक तरफ ये सेबी का नोटिस है, तो आपकी छवि का भी सवाल है कि आपको ये आपके खिलाफ आरोप लगा जो जा रहे हैं, अगर वो पुख्ता साबित हो जाते हैं तो FIR की बात सुरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं, या प्रदीप भाटी जी ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का सवाल खड़े करने का जो उनका अधिकार है उसका सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर ताज़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसमें उन्होंने रिव्यू पिटीशन को भी रिजेक्ट किया और एक बार फिर SIT बनाने या CBI से जांच कराने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया, फिर से ये नया विवाद, चूँकि पार्लियामेंट की कार्रवाई 3 दिन पहले खत्म हो गई और आपको ये लगता था कि ये रिपोर्ट आएगी और फिर आप प्याले में तूफान लाने की कोशिश करेंगे, तो ये पूरा का पूरा खेल बाजार ने भी जिस तरीके से नकारा है। ये कोशिशें थी कि एक बार अस्थिर किया जाए, लेकिन उसको बाजार ने भी नकारा है। तो मुझे ऐसा लगता है जो पहला काम है कि पहले एंडरसन को जवाब देना चाहिए सेबी के नोटिस का, उसके बाद ही आगे की बात विपक्ष को उठाना चाहिए। ठीक है, आइए आशुतोष जी, आपने सबको सुना सर, आपका टेक इस पूरे मामले पर। क्या वाकई में, मैं उसी टर्म का इस्तेमाल करती हूँ जिसका अभी जिक्र कर रहे थे राजीव जी, कि ये प्याले में तूफान लाने की विपक्ष की कोशिश, और जहां से इस चर्चा की शुरुआत की थी सुधांशु जी ने ये कहते हुए कि साहब हिंडनबर्ग सेबी के साथ क्या कर रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को घेरने की यहां पर कोशिश में नजर आ रहा है। जवाब उसे देना था जुलाई तक सेबी को, जवाब उसने नहीं दिया, उल्टे एक और रिपोर्ट लेकर आता है और विपक्ष तो जैसे बैठा हुआ ही है रिपोर्ट को भुनाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए। आशुतोष जी। रोमाना जी, पिछले दिनों मैंने इमरजेंसी के मद्देनजर एक किताब पढ़ी और उस किताब में जो जो चीजें मैंने पढ़ी
मैंने अभी सुधांशु जी के मुंह से लगभग वही बातें सुनी कि जब भी कोई सरकार में होता है तो उसका एक टूल किट होता है। जब उसके खिलाफ जांच की बात की जाती हो, उसके खिलाफ आंदोलन होता हो, तो पहली चीज यूज की जाती है, ये तो विदेशी साजिश है, फॉरेन हैंड है। और वो फॉरेन हैंड इतना मजबूत हो जाता है इंदिरा गांधी के जमाने में कि जयप्रकाश नारायण को भी सीआईए का एजेंट घोषित कर दिया जाता है, मोरारजी देसाई को सीआईए का एजेंट घोषित कर दिया जाता है। जैसे आज की तारीख में लोगों को सीआईए का एजेंट तो नहीं घोषित किया जा रहा, लेकिन उसका देश को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा बता दिया जाता। इंदिरा गांधी भी बिल्कुल इसी तरीके से बातें करती थी, देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही, विदेशी हाथ है, डिस्टेबलाइज करना है, भारत के लोकतंत्र को तबाह करना, बिल्कुल एग्जैक्टली वही। जब बोफोर्स का मामला है तब भी इसी तरीके के तर्क दिए जा रहे थे। तो जब कोई सरकार में होता है तो वो इसी तरीके के तर्क देता है। मुझे इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, मैं इसको लेके मुझे बिल्कुल, इसलिए मैं थोड़ा मुस्कुरा रहा था जब बातचीत हो रही जी। इसमें दो बड़े पहलू हैं। पहला पहलू क्या है कि अभी तक हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 महीने के अंदर सेबी अपनी रिपोर्ट दे, जो 24 में से 22 काउंट को छोड़ के 2 काउंट थे उस पे, सेबी ने अभी इस पर कोई रिपोर्ट नहीं दी। तो इसलिए ना तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हम क्लीन चिट दे सकते हैं, ना अडानी को क्लीन चिट दे सकते हैं, ना सेबी को क्लीन चिट दे सकते हैं। लेट्स वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट फ्रॉम द सेबी। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो बहस आज हो रही है, अडानी पे तो बहस ही नहीं हो रही, इसका भारत की अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। सीधा सा सवाल है कि क्या सेबी की चीफ का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। आप अडानी के खिलाफ जांच कर रही हैं, उस जांच का हिस्सा है। आपने कहा कि इसका भारत के बाजार पर तो असर ही नहीं है, इसका तो सीधा असर भारत के बाजार पर है सर। जब आप ये कहते हैं कि साहब सेबी चीफ जो है उनका अपना जो इंटरेस्ट है वो अडानी के साथ जुड़ा हुआ है और इसी वजह से तो आधार बनाकर कहा जा रहा है उन्होंने अडानी को क्लीन चिट दे दी, तो मतलब अडानी कुछ गलत कर रहा था और उन्होंने अडानी को क्लीन चिट दे दी, तो मतलब ये तो सीधे सीधे अडानी के शेयर धड़ाम। तो इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या लेना देना? नहीं, आपने बाजार का ना, आपने कहा इसका बाजार पर कोई असर नहीं है, तो कह रही हूं इसका तो सीधा बाजार और जो निवेशक है उनके पैसा जो है वो स्वाहा हो सकता है। जी प्लीज आइए। लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। मैं ये कह रहा हूं कि असली मुद्दा क्या जिस पर आज हम बहस कर रहे हैं, असली मुद्दा तो ये है कि जो सेबी की चीफ है उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। बेसिक सवाल ये है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं, इसका हिंडनबर्ग से कोई लेना देना नहीं। इसका सिंपल सा सवाल ये कि एक रिपोर्ट आई जिसने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कि सेबी चीफ का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अडानी में उन्होंने पैसा लगाया, स्टेक होल्डर्स हैं और अब वो जांच कर रही। उन्होंने खुद माना है कि उनके वो स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जब जांच हो रही थी तो उन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया या रिक्यूज नहीं किया। अगर उन्होंने रिक्यूज किया है तो पब्लिक कर दें, और अगर रिक्यूज नहीं किया तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसका मतलब यह है तो सवाल उठेगा कि आपने जांच को कंप्रोमाइज किया, यह आरोप लगेगा। अगर यह आरोप लगता है तो यह भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की रेगुलेटरी बॉडीज पर ग्लोबल लेवल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गहरे सवाल लगा देगा कि भारत का जो कैपिटलिज्म है, इस कैपिटलिज्म में रेगुलेटरी अथॉरिटीज अपना काम ईमानदारी से नहीं करती हैं। यह प्रश्न है। सुधांशु जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूं कि भाई अगर अडानी गलत कर रहा है तो उसके लिए बीजेपी क्यों डिफेंड कर रही है, अगर सेबी गलत कर रहा है तो उसके लिए बीजेपी क्यों डिफेंड कर रही है, और अगर दोनों गलत कर रहे हैं तो उसकी जांच कराने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है सर, मैं जवाब देती हूँ। सुधांशु जी प्लीज आइए और जवाब दीजिए। बहुत ही बेसिक सवाल है। वो कह रहे हैं कि साहब अगर कुछ गलत हो रहा है और जांच की मांग की जा रही है तो जांच करवाने में क्या दिक्कत? देखिए, मुझे आशुतोष जी की बात सुन के बड़ी हैरानी हुई। पहले उन्होंने कहा भारत की अर्थव्यवस्था से क्या लेना देना, और आखिरी सेंटेंस में कहा कि जो भारत का रेगुलेटर है वो इसी के ऊपर संदेह उत्पन्न हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गजब का तर्क देते हैं आप लोग भाई। और सुरेंद्र राजपूत जी और प्रदीप भाटी जी, और मुझे आश्चर्य हुआ आशुतोष जी जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति बोफोर्स के बारे में कह रहा, वो कोई फॉरेन के किसी रेडियो की वजह से जांच हुई थी। अरे महोदय, क्या बचकानी बात करते हैं। राजीव गांधी सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक एजेंसी हायर की थी, फेयरफैक्स, जिसने बोफोर्स के घोटाले की जान दिया था, और राजीव गांधी के फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उठाया था, जो बाद में जाके मुख्यमंत्री बने। बचकानेपन की, हैरानी की बात की हद है कि फाइनेंस मिनिस्टर खुद आके कह रहा है कि सरकार में घोटाला हुआ। वो कह रहे वो एक बाहर छपी थी इसलिए। और आज भी मैं ये बात कहना चाहता हूं, और मेरी बात देखिए, परेशान ना होइए सर, अभी और भी फैक्ट्स आ रहे हैं, परेशान ना होइए।
आशुतोष जी, और आपने दूसरा जिक्र इमरजेंसी के किया, तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं चेक कर लीजिए, इमरजेंसी के दौरान अगर विदेश की छपी बात को माने तो मित्रोकिन्स आर्काइव के अगर बात सच बन जाए, मैं नहीं कह रहा हूं, तो उसके हिसाब से तो पैसा मुझे लगता है जरा दोबारा आशुतोष जी को और सुधांशु जी को जरा मेरे साथ लेकर आइए प्लीज। आशुतोष जी और सुधांशु जी को मेरे साथ स्क्रीन पर लेकर आइए। आशुतोष जी मेरा सवाल आपसे ही है सर। आशुतोष जी मेरा सवाल आपसे ही है सर। आशुतोष जी मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर कि जब भी कोई क्राइम, अगर हम आम भाषा में बात की जाए, सर आपकी आवाज नहीं जा रही है, प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आप स्क्रीन पर भी नहीं नजर आ रहे हैं, आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं पैनल को। प्लीज प्रदीप जी, मैं आशुतोष जी आपसे समझना चाहती हूँ सर, हम लगातार एक मोटिव का जिक्र करते हैं जब भी कोई क्राइम होता है, और यहां पर आपने बड़े आराम से कह दिया कि साहब ये जो पूरा मामला है इसका हिंडनबर्ग, इसका जॉर्ज सोरोस से क्या लेना देना। सर रिपोर्ट तो हिंडनबर्ग ही की आई है ना, और हिंडनबर्ग में मुख्य जो निवेशक है सर वो जॉर्ज सोरोस ही है ना, और वो जॉर्ज सोरोस सर मोदी विरोधी है ना। तो यहां तो सीधे सीधे फिर ये मोटिव क्यों ना माना जाए कि ये सारा का सारा खेल सिर्फ बीजेपी सरकार पर निशाना साधना है सर। मैं फिर से अपनी बात को कहना चाहता हूं, आज किस पे बहस कर रहे हैं हम? आज इस पे बहस कर रहे हैं कि सेबी की चीफ के ऊपर यह आरोप लगा है अर्थव्यवस्था पे कि आप उस मामले की जांच कर रही हैं जिसमें आपने खुद पैसा लगाया। ये खुलासा तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने किया ना। रोमाना लेट मी कंप्लीट। सुधांशु त्रिवेदी जी इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या सेबी की चीफ ने अपने आप को रिक्यूज किया है? रिक्यूज सिर्फ इतनी सी बात है। वो तो उन्होंने दूसरे पॉइंट पे ही बता दिया था कि उन्होंने जितने उन पर आरोप लगे उन सबको खारिज कर दिया है। सुधांशु जी प्लीज आइए, जो सवाल यहाँ पर आशुतोष जी पूछ रहे हैं, ठीक है मैं जवाब लेती हूँ, आशुतोष जी के सवाल का जवाब दे। रोमाना जी मैं फिर दोहरा देता हूँ, सुधांशु जी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्या सेबी चीफ ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने आप को रिक्यूज किया है, रिक्यूज नहीं किया, इतना सा प्रश्न है बस। इसके अलावा आप मित्रोखिनोकरण मत जाइए, सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी आइए। मत जाइए, अरे जाएंगे तो बहुत कुछ आएगा मेरे भाई, इसीलिए आप कह रहे हैं मैं इसी पे रहता हूं, उस पे नहीं जाता हूं। अरे उस पे जाऊंगा तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि जवाब देते नहीं बनेगा, जहां से कांग्रेस ने बाहर से पैसा लिया। अरे रिक्यूज पे आइए ना, देखिए बहुत साफ जा रहे हैं आप। सेबी के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, अगर सेबी के नोटिस का जवाब दे दिया होता और उसके बाद सवाल उठाते तो समझ में आता था। और जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी चल रही थी, उसके ऊपर अगर कोई कहे कि हमें उससे ऊपर की जानकारी, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ी जानकारी है, तो यह मन में बहुत भारी संदेह उत्पन्न करता है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये लोग देश में अराजकता कैसे उत्पन्न करना चाहते हैं रोमाना जी, मैं बताना चाहता हूं।